गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। आपको बता दें कि करंट अफेयर जो कि संडे को हमारा नहीं आया था, सैटरडे को भी नहीं आया था, उन सभी को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में हमने करंट अफेयर जो है करंट अपडेट 1 से लेकर 19 सितंबर तक के मतलब कि 2 सप्ताह के करंट अपडेट एक ही वीडियो में टॉप 40 प्लस क्वेश्चंस इसमें आपको मिलेंगे देखने को, उसके विश्लेषण के साथ मतलब उसके डिस्क्रिप्शन के साथ डिस्क्राइब करते हुए अच्छे से। और ये 40 क्वेश्चन आपको एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की लगभग 70 से 75% पूरी संभावना है इसी प्रश्न से। ठीक है मेरे दोस्त, तो आपको आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आप लोगों को मिलेंगे, उसके उत्तर भी देखने को मिल जाएंगे। तो पहला सवाल है आपके सामने ये रहा। पहला सवाल कह रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 कब मनाया गया। हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो कि 2021 में कब मनाया गया। ऑप्शन ए 1 से 7 सितंबर, बी 4 से 9 सितंबर, सी 3 से 12 सितंबर या फिर डी 2 से 8 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। वर्ष 1982 से कब से वर्ष 1982 से सितंबर महीने के पहले सप्ताह को भारत में राष्ट्रीय पोषण के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। कब से की गई थी घोषणा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने की? वर्ष 1982 से, जो कि देश भर में पौष्टिक आहार खाने के लाभ और पौष्टिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण पोषण तत्वों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है? तो आप लोगों को खाने के लाभ और पौष्टिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को जागरूकता बढ़ाने के लिए। इस बार जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2021 की थीम तो फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट इसकी थीम थी। क्या थी? फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम द स्टार्ट इसकी थीम रखी गई। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर में, बी गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर में, मध्य प्रदेश के शहर ओमकारेश्वर में या फिर नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आप लोगों को सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के शहर ओमकारेश्वर में जो है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क, फ्लोटिंग अर्थात तैरता हुआ सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में इसको और जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की ओमकारेश्वर शहर में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार में प्रवेश और सौर ऊर्जा से बिजली की कमी को दूर करने के लिए, निवेश आकर्षित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास को जारी करने के लिए इस फ्लोटिंग सोलर पार्क को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम भोपाल है। क्या है? भोपाल है। और आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। समझ में आ रहा है ना? एकदम आराम से देखेंगे। कह रहा है किस देश ने प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर विकसित किया। किस देश ने, विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर? चीन ने, वियतनाम ने, रूस ने या फिर जापान ने? तो आपको इसको सही उत्तर बता दूं कि चीन जो है ना, जिसकी राजधानी बीजिंग है, इसने प्रोटोटाइप हेलीकॉप्टर मिनिएचर हेलीकॉप्टर लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी का नाम क्या है? बीजिंग। क्या है? चीन की राजधानी का नाम बीजिंग है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो रेनबी है। चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग है। कौन? शी जिनपिंग है चीन के वर्तमान में राष्ट्रपति। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 4 कह रहा है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे
वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, 17 सितंबर को मनाया जाता है, 12 मार्च को मनाया जाता है या फिर 25 अगस्त को मनाया जाता है? तो आपको बता दूं कि 17 सितंबर को जो है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। रोगी सुरक्षा की वैश्विक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इन दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, इन दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? हालांकि जबकि मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षा में जन जागरूक बढ़ाना और स्वास्थ्य देखभाल में परिहार्य नुकसान को कम करने के लिए वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। आपको बता दें कि ये हर साल 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में किस राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? अभी वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल जो कि जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। जगदीप धनखड़ जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के आपके राज्यपाल हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल और जान लेते हैं। कह रहा है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गोपाल मुखर्जी को राज्य का नया सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है। फरवरी 2017 में प्रभार संभालने वाले दत्त पश्चिम बंगाल के चौथे महाधिवक्ता है जिन्होंने ममता बनर्जी के शासन के दौरान पद से इस्तीफा दिया है। इससे पहले जो कि दत्त थे महाधिवक्ता पश्चिम बंगाल के, उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। तृणमूल कांग्रेस के 2011 में सत्ता में आने के बाद सबसे पहले अनिंद मित्रा ने महाधिवक्ता का पदभार ग्रहण किया था और इसके बाद इस्तीफा दे दिया। जब कांग्रेस आई थी सत्ता में तो 2021 में पहले अनिंद मित्रा आए थे महाधिवक्ता के पद पर। उसके बाद आप लोगों को बता दें कि दत्त आए और इसके बाद अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? श्री गोपाल मुखर्जी नियुक्त हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरू की है? तो उत्तराखंड राज्य में, बिहार राज्य में, दिल्ली राज्य में या फिर पंजाब राज्य में? इसका सही उत्तर आप लोग बताएंगे। तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून हो जाएगी। तो आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड राज्य में जो है सेल्फी विद द टेम्पल अभियान शुरू किया है। इससे होगा क्या आपको बताएं थोड़ा सा डिटेल में। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है। पार्टी ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास या जिन मंदिरों से उनका विशेष लगाव हो उनके साथ अपनी एक सेल्फी लेकर पोस्ट करें और इसके साथ ही इन मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। इससे होने वाले ये प्रमुख लाभ हैं, इसलिए इस अभियान को शुरू किया गया है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 एकदम आराम से देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। कह रहा है भारत के किस खिलाड़ी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है? भारत के किस खिलाड़ी ने? तो आदित्य मेहता ने, सौरव कोठारी ने, यासीन मर्चेंट ने या फिर पंकज आडवाणी ने? तो आपको बता दें कि पंकज आडवाणी, भारतीय मूल के खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं। भारत के शीर्ष स्नूकर और बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने हाल ही में लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप खिताब अपने नाम किया है। आपको बता दें कि आडवाणी ने बेस्ट ऑफ 11 फाइनल में 6-3 से जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही स्नूकर और बिलियर्ड्स दोनों में अब उनके एशियाई खिताबों की संख्या टोटल 11 हो गई है। कितने? 11 हो गई है। और बता दें आपको थोड़ा सा
कि आपकी जानकारी के लिए कि कोरोना महामारी के कारण करीब 2 साल से यह आडवाणी का पहला टूर्नामेंट था। कोरोना महामारी के कारण 2 साल से आडवाणी ने टूर्नामेंट नहीं खेला था, उनका पहला टूर्नामेंट था 2 साल बाद। आडवाणी ने 2019 में एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया था। तो इतना जानकारी आप लोगों के लिए पर्याप्त है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने T20 विश्व कप के बाद निम्न में से किस फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने की घोषणा की है। आपको बता दें कि IPL शुरू हो चुका है। कल जो IPL हुआ उसमें चेन्नई, CSK और मुंबई के बीच हुआ। मुंबई इंडियंस, जिसमें से चेन्नई ने 20 रनों से हासिल किया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे ऋतुराज गायकवाड़, यंग प्लेयर जिन्होंने 88 रनों की पारी खेली, धुआंधार पारी खेली। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। जैसे ही IPL का संस्करण खत्म होगा, IPL से संबंधित जितने भी सवाल आप लोगों को बनते हैं मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में उपलब्ध करा दूंगा। 15 अक्टूबर को होगी फाइनल। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का सही उत्तर जान लेते हैं। तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर हो जाएगा T20 फॉर्मेट। कौन? T20I फॉर्मेट, अर्थात T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट से विराट कोहली के कप्तान ने विश्व कप के बाद छोड़ने की घोषणा कर दी है। और कल एक न्यू अपडेट भी आया कि पंजाब के मुख्यमंत्री जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, इस्तीफा दे दिया था, वो अब नए होंगे। चरणजीत सिंह होंगे पंजाब के नए मुख्यमंत्री। कौन? चरणजीत सिंह होंगे। और पंजाब को चरणजीत सिंह दलित से पहले मुख्यमंत्री होंगे जो दलित के होंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। विराट कोहली ने 16 सितंबर को ऐलान किया कि वह अक्टूबर-नवंबर में संयुक्त अरब अमीरात में T20 वर्ल्ड कप के बाद भारत के T20 इंटरनेशनल की कप्तानी छोड़ देंगे। तो कब, कहाँ होगा T20 वर्ल्ड कप? संयुक्त अरब अमीरात में। कब होगा? अक्टूबर-नवंबर संस्करण में के समय। हालांकि स्टार बल्लेबाज ने साफ कह दिया कि वह टेस्ट और वनडे क्रिकेट में भारत का नेतृत्व करना जारी रहेंगे। मतलब कि टेस्ट और वनडे में वो भारत का नेतृत्व करना जारी रखेंगे, परंतु T20 में वो कप्तानी T20 इंटरनेशनल में छोड़ देंगे। और थोड़ा सा जान लें, आपको बता दें कि विराट कोहली ने अब तक 45 T20 मैचों में भारत की कप्तानी की है। इस दौरान टीम को 25 मैचों में जीत और 14 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। वहीं 2 मुकाबले टाई पर ख़त्म हुए हैं और इतने ही बेनतीजा रहे हैं। विराट की कप्तानी में बता दें आपको कि जीत का प्रतिशत जो है 65.11% रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। तो किस देश के साथ? इटली देश के साथ, नेपाल के साथ, चीन के साथ या फिर रूस के साथ। तो आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को इटली देश के साथ जो है आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन की मंजूरी दे दी है। इस प्रश्न का सही उत्तर इटली यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 सितंबर 2021 को आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर इटली के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आपको और बता दें कि भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एसोसिएशन और NDMA और इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग ने के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किसके बीच हुए हैं? तो भारत के राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण और इटली के नागरिक सुरक्षा विभाग के बीच। यह समझौता ज्ञापन एक ऐसी प्रणाली लाने का प्रयास करता है जहां भारत और इटली दोनों एक दूसरे के आपदा प्रबंधन तंत्र से लाभान्वित होंगे। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहे, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र की यूएस की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर निम्न में कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई गई है। तो कितने प्रतिशत? तो आपको बता दें कि वर्ष 2021 में भारत की अनुमान विकास दर जो है 7.2% वृद्धि लगाने की अनुमान लगाई गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल में और जान लेते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2021 में 7.2% रहने की उम्मीद है।
लेकिन अगले साल वृद्धि में कमी आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 महामारी के प्रकोप और निजी खपत पर खाद्य मुद्रास्फीति के नकारात्मक असर के चलते देश में पुनरुद्धार की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत ने 2020 में 7% का संकुचन झेला और 2021 में इसके 7.2% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। तो ये अच्छी न्यूज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है गुजरात में, आपको बता दें कि गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। तो आपको बता दें कि गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? ये 11वां प्रश्न है। कह रहा है गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के कितने मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है? 12 मंत्रियों ने, 10 मंत्रियों ने, 20 या फिर 24? तो इस प्रश्न का आपको सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 मंत्रियों ने। कितने? 24 मंत्रियों ने जो है मंत्री पद की शपथ ली है गुजरात में। आइए डिटेल से थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा डिटेल में जान लें। गुजरात में भूपेंद्र पटेल सरकार के 24 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। गुजरात में अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपनी पूरी सरकार में बदलाव कर दिया है। इस मंत्री परिषद में विजय रूपानी के दौर में मंत्री रहे किसी भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। थोड़ा सा आगे और जान लेते हैं। गवर्नर आचार्य देवव्रत ने 10 कैबिनेट मंत्रियों, 9 राज्य मंत्रियों और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को शपथ दिलाई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र सिंह पटेल। चलिए, भूपेंद्र पटेल ने प्रदेश के 17वें सीएम के तौर पर शपथ ली है। कितने नंबर के ये सीएम है गुजरात के? तो 17वें सीएम है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 कह रहा है किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक लिखी है? किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने नो योर राइट्स नामक पुस्तक लिखी है? एंजेलिना जोली ने, जेनिफर लॉयर्स ने, मेगन फॉक्स ने या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने नहीं? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर एंजेलिना जोली यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नो योर राइट्स नामक पुस्तक जो है एंजेलिना जोली ने लिखा है। और थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री कैसी अभिनेत्री? हॉलीवुड अभिनेत्री एंजेलिना जोली ने अपना नई पुस्तक नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ लॉन्च की है। क्या नाम है उनके बुक का? ये हॉलीवुड अभिनेत्री हैं जिनका नाम एंजेलिना जोली है। ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है पूरा नो योर राइट्स एंड क्लेम देम ए गाइड फॉर यूथ लॉन्च की है। इस पुस्तक के बारे में, इस पुस्तक को एंजेलिना जोली, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानव अधिकार वकील गेराल्डिन वान व्यूरेन क्यूसी ने संयुक्त रूप से लिखा गया है। थोड़ा सा और जान लेते हैं। इस पुस्तक को एंजेलिना जोली, एमनेस्टी इंटरनेशनल और मानव अधिकार वकील गेराल्डिन वान व्यूरेन, इन दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से लिखा है। यह पुस्तक दुनिया भर के युवाओं और बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने, उन्हें स्वास्थ्य संतुलित रहने के बारे में बताती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 देख रहे हैं हम अपना। कह रहे किस राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। असम राज्य ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल से। आपको बता दें कि असम राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है अभी? रनौज पेगू। कौन है? रनौज पेगू ने लवलीना बोरगोहेन को समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। एसएसए की प्रबंध निदेशक रोशनी कुराती में पीटीआई भाषा में लवलीना के द्वारा उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनने के द्वारा भेजे गए प्रस्ताव के बारे में बताया गया था कि जिसे उन्होंने फिर स्वीकार कर लिया था। 23 वर्षीय भारतीय मुक्केबाजी कौन है? लवलीना बोरगोहेन। 23 वर्ष की हैं लवलीना बोरगोहेन, जो कि भारतीय मुक्केबाजी लवलीना असम के गोलाघाट जिले की रहने वाली हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। कौन? लवलीना बोरगोहेन।
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 14 देखेंगे हम अपना। कह रहे किसने डच ग्रैंड पिक्स 2021 का खिताब जीता है? मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है, रोजर फेडरर ने जीता है, लुइस हैमिल्टन ने जीता है, या फिर इनमें से किसी नहीं? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैक्स वेरस्टापेन। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। डच ग्रैंड पिक्स का खिताब मैक्स वेरस्टापेन ने जीता है। थोड़ा सा डिटेल में जान लें। नीदरलैंड के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं मैक्स वेरस्टापेन? नीदरलैंड के रहने वाले रेड बुल कंपनी के रेसर, किस कंपनी के रेसर हैं? रेड बुल कंपनी के रेसर मैक्स वेरस्टापेन ने डच ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस का खिताब जीत लिया है। आपको बता दें कि ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले मर्सिडीज कंपनी के रेसर लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे हैं। कौन दूसरे स्थान पर रहे हैं? लुइस हैमिल्टन। जबकि इंग्लैंड के रहने वाले मर्सिडीज रेसर वाल्टेरी वोल्टास तीसरे स्थान पर रहे हैं। रेड बुल कंपनी के मैक्स वर्स्टापेन की सीजन की 7वीं जीत थी और उनके करियर की 17वीं जीत थी। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15वां नंबर। कह रहा लॉन्च पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर। ए रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके लेखक? विनय जायसवाल हैं, शुभांगी जन हैं, वीर संघवी हैं, या फिर मनोज मेनन हैं? तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बता दें कि इस पुस्तक के लेखक जो है वीर संघवी हैं। कौन? वीर संघवी। क्या नाम है पुस्तक का? ए रूड लाइफ द मेमोयर। ए रूड लाइफ द मेमोयर के लेखक कौन है? वीर संघवी हैं। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। लेखक एवं प्रसिद्ध पत्रकार वीर संघवी ने अपनी नई पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर लॉन्च की। क्या है ये? लेखक एवं प्रसिद्ध पत्रकार भी हैं। कौन? वीर संघवी ने अपनी नई पुस्तक ए रूड लाइफ द मेमोयर लॉन्च की। इस पुस्तक में लेखक ने भारतीय पत्रकारिता में सबसे महत्वपूर्ण करियर के अपने विचार और अनुभवों को साझा किया है। ए रूड लाइफ द मेमोयर पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा किया गया है। किस द्वारा किया गया है प्रकाशन? पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, लॉन्च पुस्तक द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड के लेखक कौन है? लॉन्च पुस्तक द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड के लेखक कौन है? तो आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक जो है धीरा खंडेलवाल हैं। कौन? धीरा खंडेलवाल। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। हरियाणा राज्य के पारिस्थितिक सेवानिवृत्त IAS और कवियत्री धीरा खंडेलवाल ने द हरियाणा इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कोड नामक पुस्तक लॉन्च की। हरियाणा राज्य के पारिस्थितिक सेवानिवृत्त IAS और कवियत्री धीरा खंडेलवाल ने ये पुस्तक लॉन्च की। इस पुस्तक में उन्होंने हरियाणा राज्य में इन्वायरमेंट और प्रदूषण से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का दर्शन किया है और इस पुस्तक में उन्हें बेहतर तरीके से संरक्षित करने के बारे में भी बताया है। आपको बता दें थोड़ी सी जानकारी कि हरियाणा की राजधानी कहाँ है? हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। हरियाणा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17वां नंबर प्रश्न हम देख रहे हैं अपना। कह रहा है कि BPCL के अध्यक्ष और MD पद पर किसे नियुक्त किया गया है? BPCL के अध्यक्ष और MD के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? गगन चतुर्वेदी को, अरुण कुमार सिंह को, नरेश कुमार शुक्ला को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो आपको बता दें कि अरुण कुमार सिंह को BPCL के अध्यक्ष और MD के पद पर नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। BPCL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा भी रामकृष्ण गुप्ता देश की दूसरे सबसे बड़ी पेट्रोलियम विपणन कंपनी के नए निदेशक बने हैं। कौन? रामकृष्ण गुप्ता। अरुण कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में D राजकुमार की जगह नियुक्त किया गया। इससे पहले कौन थे? D राजकुमार, जिन्होंने अगस्त 2020 में सेवानिवृत्ति ली थी। कौन? D राजकुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ASOSAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ASOSAI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें कि ASOSAI का अध्यक्ष जो है आपको GC मुर्मू को नियुक्त किया गया है। किसको? GC मुर्मू को। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन डी हो जाएगा। ASOSAI क्या होता है ये डिटेल में जान लेते हैं। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा आप लोगों को
एशियन एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। क्या? एशियन एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, एसोसीआई का पूर्ण रूप हो जाएगा। ठीक है, इसके असेंबली का अध्यक्ष जीसी मुर्मू को नियुक्त किया गया है। जीसी मुर्मू अगले 3 वर्षों तक एसोसीआई के अध्यक्ष रहेंगे, जिनका कार्यकाल वर्ष 2024 से 2027 तक रहेगा। उन्हें एसोसीआई के 56वें निदेशक मंडल द्वारा चुना गया है, जो कि वर्ष 2024 में 16वें सत्र की मेजबानी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे अपना। कह रहा है किसे आयकर अपीलीय अधिकरण, किसे आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को बता दूं कि आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष जो है जीएस पन्नू। किसे? जीएस पन्नू। ऑप्शन 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जीएस पन्नू को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने, थोड़ा सा डिटेल में चल दें, आप लोग को बता दें कि केंद्र सरकार ने जीएस पन्नू को आयकर अपीलीय अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया, जो कि वर्तमान में नई दिल्ली में स्थित आईआईटी उपाध्यक्ष है। कौन? आईटीएटी उपाध्यक्ष है। कौन? जीएस पन्नू। जीएस पन्नू का जन्म जो है 1962 में होशियारपुर पंजाब में हुआ था, जो कि एक सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। आईटीएटी के बारे में जान लें। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में शामिल होने से पहले, आईटीएटी में शामिल होने से पहले, इसका पूर्ण रूप इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में शामिल होने से पहले 1986 से 2000 तक नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्य किया था। किसने? जीएस पन्नू ने। भारत का आयकर अपीलीय अधिकरण 25 जनवरी 1947 को स्थापित किया गया था। कौन? इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है 25 जनवरी 1947 को स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 22 कह रहा है किस भारतीय गोल्फर को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? किस भारतीय गोल्फर को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया? तो शोभा जोशी को, तरुण सिंधे को, जीव मिल्खा को, या फिर इनमें से किसी को नहीं? तो आपको बता दें कि जीव मिल्खा जो कि एक गोल्फर हैं, इनको भारतीय दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए जानते हैं जीव मिल्खा के बारे में। पद्म श्री से सम्मानित भारतीय इंटरनेशनल गोल्फर जीव मिल्खा सिंह को दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा सम्मान किया गया है। तो जीव मिल्खा किस पद से सम्मानित है? पद्म श्री से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा पाने वाले जीव मिल्खा सिंह पहले गोल्फर बने हैं जिन्हें अगले 10 सालों के लिए दुबई का गोल्डन वीज़ा दिया गया है। अगले 10 सालों के लिए। आपको बता दें कि जीव मिल्खा सिंह कोई और नहीं बल्कि ये आपके फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के बेटे हैं। जीव मिल्खा सिंह उड़न यानी कि फ्लाइंग सिख के नाम से जाने वाले मिल्खा सिंह के बेटे हैं, जो कि चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में रहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ? तो 21वां प्रश्न हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ? 21वां प्रश्न है हमारा विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ? वियतनाम में, रूस में, जापान में, या फिर आइसलैंड में? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट शुरू हुआ। थोड़ा सा और डिटेल से जान लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट आइसलैंड में देश में शुरू हुआ। यह प्लांट मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड को हवा से बाहर निकालने और इसे चट्टान में बदलने के लिए डिजाइन किया गया है। स्विट्जरलैंड के क्लाइमवर्क्स और आइसलैंड के कार्बफिक्स द्वारा निर्मित जब संयंत्र क्षमता पर काम करेगा तो हर साल 4000 टन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हवा से बाहर निकालेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके वायुमंडल में कितनी होना चाहिए? आप लोगों को पता है कि 0.03% होना चाहिए। अगर इससे बढ़ जाता है तो हमें श्वास लेने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो ये कैप्चरिंग प्लांट निर्माण किया गया किस देश में? आइसलैंड में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने? क्वेश्चन संख्या 22 देख रहे हैं अपना। टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहले IAS अधिकारी पदक जीतने वाले बने हैं सुहास यतिराज। क्या? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, सुहास यतिराज। थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में जान लेते हैं। सुहास यतिराज टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। सुहास ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में
सिल्वर मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन से मेडल जीते हैं ये? सिल्वर मेडल। वह SL4 क्लास के फाइनल में लुकास माजूर से हारकर गोल्ड मेडल जीतने में असफल रहे हैं। वो गोल्ड मेडल जीतने से असफल हैं किससे? लुकास माजूर से हारकर। सुहास यतिराज वर्ष 2007 बैच के उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। वर्ष किस बैच के IAS अधिकारी हैं? 2007 बैच के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न संख्या 23 देख रहे हैं अपना। कह रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर 2021 को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह कितनी बार इस पद पर रहे हैं? तो आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद अब नए मुख्यमंत्री का भी हो चुका है सिलेक्शन। तो कौन है? उनका नाम है आपको चरणजीत सिंह। कौन है नए मुख्यमंत्री? चरणजीत सिंह। चरणजीत सिंह आप लोगों के नए मुख्यमंत्री देखने को मिल जाएंगे पंजाब से। साथ ही ये पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के। कौन? पहले दलित मुख्यमंत्री होंगे पंजाब के चरणजीत सिंह। ये भी कांग्रेस पार्टी से हैं। ठीक है, और कांग्रेस पार्टी से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह भी थे। तो ये कितनी बार मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। कब कब रहे हैं? तो आइए जान लेते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। इनका कार्यकाल पहली बार रहे हैं 26 फरवरी 2002 से लेकर 1 मार्च 2007 तक। कब पहला था इनका? 26 फरवरी 2002 से लेकर 1 मार्च 2007 तक। और दूसरी बार 16 मार्च 2017 से 18 सितंबर 2021 तक ये इनका कार्यकाल था। वह किस पार्टी से जुड़े हैं? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है, और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। उन्होंने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, पंजाब के भी राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित को इस्तीफा सौंप दिया और उनकी इस्तीफा स्वीकार भी कर ली गई। आखिरी बार वह पंजाब के 15वें मुख्यमंत्री थे। कौवें नंबर के थे? 15वें। और 16वें मुख्यमंत्री कौन आ गए हैं? चरणजीत सिंह। कौन? चरणजीत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपना। प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न कह रहा है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी का विलय करके शुरू हुए संसद टीवी के CEO कौन है? तो आपको बता दें कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को विलय करके मतलब एक ही में मिला दिया है और उसका नाम क्या है? नया नाम संसद टीवी। क्या? संसद टीवी। क्या नया नाम रख दिया गया है? संसद टीवी। ठीक है, तो इसके नए CEO किसको बनाया गया है? तो इसके नए CEO जो है रवि कपूर को बनाया गया है। किसको? रवि कपूर को बनाया गया इसके नए CEO। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। आइए थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में जान लेते हैं। वह रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। कौन? रवि कुमार जो हैं रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं। संसद टीवी को PM नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर 2021 में लॉन्च किया। IAS अधिकारी मनोज अरोड़ा को अंतिम प्रधान संपादक के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रधान संपादक कौन है इसके संसद टीवी के? तो IAS अधिकारी मनोज अरोड़ा हैं। संसद टीवी का बजट जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा हमेशा की तरह संयुक्त रूप से साझा किया जाएगा। नियमों के मुताबिक लोकसभा कुल लागत का 2/3 वहन करेगी और जबकि राज्यसभा 1/3 लागत साझा करेगी। संसद टीवी के तहत मुख्यतः 4 श्रेणियों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कौन कौन? संसद और लोकतांत्रिक संस्थानों का कामकाज, दूसरा शासन और नीतियों का कार्यान्वयन, भारत का इतिहास और संस्कृति तथा समकालीन मुद्दे, इन चारों के तहत उस पर प्रसारण किया जाएगा। इससे पहले लोकसभा टीवी की शुरुआत जो है 24 जुलाई 2006 को पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के प्रयासों से हुई थी। कब हुई थी लोकसभा टीवी की शुरुआत? 24 जुलाई 2006 को। जबकि राज्यसभा टीवी की शुरुआत वर्ष 2011 में हो गई थी। ठीक है, तो अब इनका नया नाम क्या हो गया है? संसद टीवी। क्या? संसद टीवी। क्लियर हो गया होगा। इसके नए CEO कौन बने हैं आप लोगों को बता दूं कि तो रवि कुमार। ठीक है, और प्रधान संपादक कौन है? मनोज अरोड़ा है। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, प्रधान संपादक कौन है? मनोज अरोड़ा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है किन देशों ने ऑकस नामक रक्षा गठजोड़ बनाया है? मिलिट्री एलियांस। किन देशों ने ऑकस नामक रक्षा गठजोड़ मिलिट्री एलियांस बनाया है? तो भारत, USA और ऑस्ट्रेलिया ने, USA फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने, ऑस्ट्रेलिया UK और USA ने, या फिर भारत UK और USA ने। तो आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया UK और USA ने मिलकर, ऑस्ट्रेलिया UK और USA मिलकर ऑकस नामक रक्षा गठजोड़ मिलिट्री एलियांस बनाया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। यह ग्रुप इंडो पैसिफिक एरिया में केंद्रित होगा। कहाँ होगा? इंडो पैसिफिक के एरिया में। इस नए समूह का मकसद खास तौर पर साउथ चाइना सी में चीन की जबरदस्ती की सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाना है। ठीक है, यहाँ पर लगभग 13 लाख वर्ग मील के भूभाग पर चीन लगातार अपना दावा ठोक रहा है। चीन कुछ आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है।
दक्षिण चीन सागर का इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है और चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से घिरा हुआ है। भारत का काफ़ी बड़ा समुद्री कारोबार इसी रास्ते से होता है। न्यूक्लियर सबमरीन का निर्माण, इस गठजोड़ ने कई फैसले लिए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है यूएस ऑस्ट्रेलिया से न्यूक्लियर सबमरीन को की टेक्नोलॉजी साझा करेगा। पनडुब्बियों का बेड़ा अगले 18 महीनों में एडिलेड में विकसित किया जाएगा। एडिलेड कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? अभी बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा है कि पनडुब्बी परमाणु ऊर्जा से सिर्फ संचालित होगी, बल्कि उसमें परमाणु हथियार नहीं होंगे। ठीक है, इस फैसले से फ्रांस बेहद नाराज हो गया है। कौन सा देश नाराज हुआ है? फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह भारत को पहले ही सूचित कर चुका है। न्यूक्लियर सबमरीन वाला 7वां देश बनेगा कौन? ऑस्ट्रेलिया। न्यूक्लियर पनडुब्बियों को विकसित करने वाला ऑस्ट्रेलिया दुनिया का 7वां देश बन जाएगा। चलिए, इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, भारत, रूस और फ्रांस के पास ही ये तकनीक है। अन्य सैन्य फैसले कौन कौन से लिए गए हैं? तो अन्य सैन्य फैसले हैं, तीनों देश हिंद प्रशांत में स्थिरता को बढ़ावा देंगे और साझा मूल्य और हितों की रक्षा करेंगे। साइबर क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्वांटम टेक्नोलॉजी और सामुद्रिक रक्षा क्षमता का होगा विकास। चीन की प्रतिक्रिया क्या है इस गठजोड़ से? तो ऑकस की घोषणा पर चीन ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। चीन ने कहा है कि दुनिया के देशों को किसी तीसरे देश के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले या बहिष्कार करने वाले ब्लॉकों का निर्माण नहीं करना चाहिए। चीन ने यह भी कहा है कि इन देशों को अपनी शीत युद्ध मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रह को दूर करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन संख्या 26 करें, ऑकस के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन तकनीक देने से नाराज होकर किस देश ने यूएसए और ऑस्ट्रेलिया से राजदूत को वापस बुला लिया है? तो किस देश ने नाराज होकर? तो फ्रांस देश ने। किसने? फ्रांस देश ने नाराज होकर अपने राजदूत को बाहर बुला लिया है वहां से। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। इन समझौते से पहले ऑस्ट्रेलिया ऐसी 12 पनडुब्बियां फ्रांस से ही खरीदने वाला था। फ्रांस ने अमेरिका के इस फैसले को विश्वासघात तक कह दिया है। फ्रांस अमेरिका के साथ नाटो में शामिल मित्र देश है। यूरोपियन यूनियन ने भी कोई बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी है। फ्रांस से टूटी अरबों डॉलर की डील। फ्रांस के साथ न्यूक्लियर सबमरीन की यह डील वर्ष 2016 में 90 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, करीब 66 बिलियन अमेरिकी डॉलर रकम की थी। इससे फ्रांस की राजनीति में उथल पुथल मची हुई है। प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों अपनी छवि बचाने के लिए किसी तरह डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए फ्रांस ने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? व्हाइट हाउस ने बयान जारी कर फ्रांस ने के इस कदम को खराब बताया है। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि वे फ्रांस से मतभेद दूर करने के लिए बातचीत करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीस पेन ने कहा कि वे फ्रांस से अच्छे संबंध की उम्मीद करती हैं। ऑस्ट्रेलिया बातचीत जारी रखेगा। इस राजदूत को बुलाना अच्छा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 हम अपना देख लेते हैं। कह रहा है, दुनिया की सबसे लंबी मैमथ गुफा किस देश में स्थित है जिसकी लंबाई पहले से 8 मील ज़्यादा कुल 420 मील पाई गई? तो ये जो है दुनिया की सबसे लंबी मैमथ गुफा जो है आप लोगों को बता दूं कि ये यूएसए में है। कहाँ? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, इसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। यह गुफा अमेरिका के केंटकी राज्य में स्थित मैमथ केव नेशनल पार्क में है। यह प्राकृतिक गुफाओं और भूमिगत मार्गों का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो चूना पत्थर संरचनाओं, काष्ठ स्थलाकृत के विशिष्ट उदाहरण है। इसकी लंबाई पर रिसर्च दशकों से हो रहा है। सितंबर 2021 में इसकी लंबाई पहले से 8 मील ज़्यादा पाई गई है। कुल लंबाई 420 मील यानी कि 676 किलोमीटर हो गई है। यह लंबाई दिल्ली से अयोध्या जितनी है। मैमथ गुफा को 1981 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था। यह वर्ष 1990 में एक अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व बन गया। यह एक प्रकार का परिदृश्य है जहां बेडरॉक के घुलने से सिंकहोल, सिंकिंग स्ट्रीम, गुफाएं, झरने और अन्य विशिष्ट विशेषताओं का निर्माण होता है। भूमिगत बहाव के बाद कभी कभी लंबी दूरी के लिए यह जल झरनों के रूप में बहता है, जिनमें से कई गुफा प्रवेश द्वार हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 28 हमारा करे, एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स और स्पाइस जेट ने बोली लगाई। इस विनिवेश को केंद्र को सरकार का कौन सा विभाग संचालित कर रहा है? तो इस विनिवेश को सरकार का जो है आप लोगों को बता दूं कि निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। कौन? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग जो है संचालित कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए जानते हैं डिटेल में।
आप लोगों को बता दें कि DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यह एक वित्त मंत्रालय का एक विभाग है। ठीक है, केंद्र सरकार के सभी विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट को संचालित करने का दायित्व इसी विभाग के पास है। DIPAM ने ट्वीट कर बताया कि फाइनेंशियल बोली बिडिंग लगाने की समय सीमा 15 सितंबर की शाम 6 बजे खत्म हो गई। अगर डिसइन्वेस्टमेंट की प्रतिक्रिया सही तरीके से चलती रही तो दिसंबर तक एयर इंडिया नए मालिक के हाथों में चली जाएगी। टाटा और स्पाइस जेट ने लगाई बोली। इस बोली में एयर इंडिया की स्थापना करने वाली टाटा सन्स ग्रुप ने भी अंतिम में इसे खरीदने के लिए बिडिंग की है। टाटा के अलावा स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह इन अन्य कंपनियों ने भी फाइनेंशियल बोली लगाई है। एयर इंडिया को टाटा समूह ने ही शुरू किया था। अब टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया की ओर से एयर इंडिया को खरीदने के लिए फाइनेंशियल बोली लगाई है। JRD टाटा ने स्थापना की थी। इसकी स्थापना किसने की थी? JRD टाटा ने। JRD टाटा ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। दूसरे विश्व युद्ध के समय विमान की सेवाएं रोक दी गई थी। दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 तक। इसके बाद 29 जुलाई 1946 को टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर उसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड कर दिया गया। देश के आज़ाद होने के बाद 1947 में एयर इंडिया की 49% हिस्सेदारी सरकार ने ले लिया। वर्ष 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। टाटा ग्रुप के पास पहले से ही 2 एयरलाइंस कंपनियों में है हिस्सा। किस कंपनी में? तो एयर एशिया इंडिया में है 83.67% और विस्तारा एयरलाइंस में 51% का हिस्सा। चलिए अब जानते हैं विनिवेश की प्रक्रिया में। तो 2018 से ही चल रही है विनिवेश की प्रक्रिया। शुरुआत में सरकार ने 2018 में एयर इंडिया में 76% हिस्सेदारी बेचने की योजना बनाई थी। तब इसके लिए बोली लगाई गई, लेकिन किसी भी कंपनी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसके बाद अब सरकार ने एयर इंडिया को 100% हिस्सेदारी विनिवेश करने जा रही है। जो कि नई कंपनी इस एयरलाइन को लेगा उसे 23,000 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ दिया जाएगा, जबकि 22,000 करोड़ रुपए का कर्ज सरकार की कंपनी एयर इंडिया एसेट होल्डिंग को दिया जाएगा। विनिवेश का क्या है लक्ष्य, आइए जान लेते हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए के विनिवेश का लक्ष्य रखा है। राजकोषीय घाटा एक सीमा से अधिक न बढ़ जाए, इसके लिए विनिवेश के लक्ष्य को हासिल करना जरूरी है। एयर इंडिया पर पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 में 38,366 करोड़ रुपए का कर्ज था। एयर इंडिया की बिक्री से सरकार को करीब 15,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है पाक सीमा से सटे भारत के किस राज्य में हाईवे पर आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है? पंजाब में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में या फिर उड़ीसा में? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। पाक के सीमा से सटे भारत के राजस्थान में एक आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल से। पाकिस्तान की सीमा से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर अब भारत नेशनल हाईवे पर भी अपना लड़ाकू विमान उतार सकेगा। राजस्थान के जालौर जिले के चितलवाना में नेशनल हाईवे 925A, क्या नाम रहेगा नेशनल हाईवे का? 925A भारतीय वायुसेना ने इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बनाई है। चलिए इस हवाई पट्टी का निर्माण भारत माला प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। किस तहत के तहत? भारत माला प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। पट्टी की चौड़ाई 33 मीटर और इसकी लंबाई 3 किलोमीटर तक है। देश की पहली ऐसी ही इमरजेंसी एयर स्ट्रिप लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर भी है। लेकिन किसने क्षमा कीजिएगा, आप जानते हैं इसका किसने उद्घाटन किया? तो इसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर RTO मिनिस्टर नितिन गडकरी ने किया। वे एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हरक्यूलस C-13OJ से यहाँ पर उतरे थे। ठीक है, कितना खर्च हुआ इस पर ये भी आइए जान लेते हैं। तो NH 925A पर आपातकालीन हवाई पट्टी बनाने में लगभग 32.95 करोड़ रुपए लागत आई हुई है। क्यों बना गई NH पर हवाई पट्टी, आइए ये भी जानते हैं। तो ऐसा डिफेंस सिक्योरिटी को देखते हुए किया गया है। दरअसल पिछले युद्ध के दौरान यानी कि 8 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जेट लड़ाकू विमान ने वायुसेना के भुज एयरबेस पर बम गिराए थे। ये सीन आप लोग अभी हाल ही फिलहाल में रिलीज हुई फिल्म भुज में भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भारत के कुछ एयरबेस रनवे बर्बाद हो गए थे। ठीक है, इसी के मद्देनजर रखते हुए देश में भर में लगभग अलग अलग जगहों पर नेशनल हाईवे के कुछ हिस्सों को इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। इससे वायुसेना को अन्य विकल्प के साथ ऑपरेशंस में आसान होगा। क्या क्या सुविधाएं होंगी आपातकालीन हवाई पट्टी पर? हवाई पट्टी पर लड़ाकू और अन्य विमानों की लैंडिंग होगी। फाइटर जेट्स के उतरने और पार्किंग के साथ कई सुविधाएं होंगी। हवाई पट्टी के दोनों ओर 2 पार्किंग बनाई गई है।
2 मंजिला एटीसी केबिन भी बना है, इसमें से वॉशरूम की सुविधा भी है। चलिए, लैंडिंग के समय हाईवे पर क्या रहेगी व्यवस्था? तो नेशनल हाईवे पर विमानों की लैंडिंग के समय अन्य ट्रैफिक बंद रहेगा। हवाई पट्टी के साथ 3.5 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड बनाई गई है ताकि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए वैकल्पिक रास्ता रहे। इसकी चौड़ाई 7 मीटर रखी गई है। किसकी? इमरजेंसी 3.5 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड की। इससे पहले उत्तर प्रदेश में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर वर्ष 2017 में विमान की लैंडिंग हो चुकी है। इससे भी कुछ हिस्सों को इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के स्टैंडर्ड का बनाया गया है। ठीक है, देश में 13 जगह नेशनल हाईवे को रनवे की गई है तैयारी, और भी योजनाओं को किया गया है पास। आइए जान लेते हैं कौन कौन से वो 13 जगह हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने सामरिक जरूरतों को महत्व देखते हुए 13 हाईवे को रनवे के तौर पर विकसित करने की सहमति दी थी। लखनऊ आगरा एक्सप्रेस यूपी में पहले से निर्मित है। ये बाड़मेर जैसलमेर हाईवे राजस्थान में नवनिर्मित है। बिज बेहरा चिनारबाग जम्मू कश्मीर, बनिहाल श्रीनगर ये भी जम्मू कश्मीर, फलौदी जैसलमेर राजस्थान, द्वारका मलिया गुजरात में, लखनऊ बलिया यूपी में, खड़गपुर बालासोर ओडिशा में, खड़गपुर केओंझर पश्चिम बंगाल में, नरोले ओंगले आंध्र प्रदेश में, ओंगले चिकुलेरीपेट पुंडुचेरी के पास तथा चेन्नई पुंडुचेरी हाईवे, और कोडियाकराय रामनाथपुरम तमिलनाडु में। ये 13 इमरजेंसी रनवे की योजना पास हो चुकी है, जिसमें से कुछ निर्माण हो चुके हैं, कुछ पर निर्माण पे काम चल रहा है। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, क्वाड के बारे में जान लेते हैं। क्वाड लीडर समिट 24 सितंबर 2021 को कहाँ आयोजित होगी, जो इस ग्रुप की पहली व्यक्तिगत वार्ता होगी? तो आपको बता दें कि क्वाड लीडर समिट वाशिंगटन डीसी, अमेरिका के शहर वाशिंगटन डीसी में आयोजित होगी, जो इस ग्रुप की पहली व्यक्तिगत वार्ता होगी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आइए जानते हैं डिटेल से क्वाड के बारे में। 24 सितंबर को अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा रणनीति बनाएंगे। ठीक है, आपको बता दें क्वाड ग्रुप के बारे में। तो क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग, क्या हो जाएगा पूर्ण रूप? क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड्रिलेटर शब्द चतुर्भुज से लिया गया है, और इस तरह यहाँ इसका मतलब निकला चतुर्पक्षीय सुरक्षा संवाद। जैसे बाइलेटरल या द्विपक्षीय और ट्राइलेटरल या त्रिपक्षीय, तो वैसे ही क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्पक्षीय अर्थात 4 पक्षीय या चतुष्कोणीय। मैप में इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का चतुर्भुज बनता है। आप लोगों मैप में देखे होंगे तो इंडिया, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया का जो है चतुर्भुज बनता है। क्या? चतुर्भुज बनता है। तो इसलिए क्वाड मूल रूप से इंडो पैसिफिक रीजन के लिए काम कर रहा है ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार जारी रहे। असल में हिंद प्रशांत क्षेत्र इन 4 देशों के लिए एक व्यापारी समुद्र मार्ग भी है। चीन ने दक्षिण चीन सागर पर भी कब्जे की मुहिम छेड़ रखी है, यहाँ तक कि वे कुछ नकली द्वीप बनाकर अपने सैनिक तैनात कर रहा है। ये सब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी करके किया जा रहा है। चीन को क्वाड फूटी आंख से भी नहीं सुहाता, वो शुरू से इसके पीछे पड़ा हुआ है। वो बीजिंग विरोधी गुट कहता रहा है, वो इसे बीजिंग विरोधी गुट कहता रहा है। किसे? क्वाड को। कौन? चीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। किस देश ने ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण 2000 सितंबर 2021 में किया है? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया ने ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण सितंबर 2021 में किया। किसने? नॉर्थ कोरिया ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए जानते हैं डिटेल में। दुनिया में पहली बार किसी देश ने ट्रेन से मिसाइल का किया परीक्षण। किस देश ने? उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया की सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार 16 सितंबर 2021 को रेलवे बेस्ड मिसाइल प्रणाली का परीक्षण किया गया। ट्रेन छोड़ी गई इस मिसाइल ने समुद्र में अपने टारगेट तक जाने के पहले 800 किलोमीटर 497 मील तक उड़ान भरी थी। उत्तर कोरिया ने ट्रेन से मिसाइल का परीक्षण पहाड़ी इलाकों से किया है। कितना असरदार होगा उत्तर कोरिया के लिए यह परीक्षण? ट्रेन से मिसाइल परीक्षण के बाद उत्तर कोरिया अपने देश के किसी भी जगह से मिसाइल टारगेट कर सकता है। इस तकनीक के बाद एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इससे परमाणु ताकत में भी वृद्धि हो सकती है। कहां पर गिरी यह मिसाइल? बताया जा रहा है कि परीक्षण के दौरान यह मिसाइल जापान के स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में जाकर गिरी। यह जापान की समुद्री सीमा से बाहर ही था। दक्षिण कोरिया ने भी बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच तनाव है, दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। दक्षिण कोरिया ने सुपरमैन बैलिस्टिक मिसाइल का भी किया परीक्षण। इस तकनीकी वाला दक्षिण कोरिया 7वां देश बन गया है। इस लिस्ट में पहले से अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस, भारत और चीन शामिल है। आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में। तो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर कौन है अभी? तो किम जोंग उन है। कौन है? किम जोंग उन। और नॉर्थ कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो प्योंगयांग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 देखेंगे हम अपना।
32वां प्रश्न हमारा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की आधारशिला सितंबर 2021 में रखी? तो आपको बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, यूनिवर्सिटी का नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकीय विश्वविद्यालय रखा गया है। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी। आइए जानते हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में। तो इनका जन्म वर्ष 1886 में हाथरस उत्तर प्रदेश में हुआ था। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, लेखक, समाज सुधारक और अंतर्राष्ट्रवादी थे। वर्ष 1909 में उन्होंने अपना निवास छोड़ दिया ताकि उसे तकनीकी विद्यालय में परिवर्तित किया जा सके। इस तकनीकी विद्यालय का नाम प्रेम महाविद्यालय था। यह देश का पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज भी था। वर्ष 1913 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में गांधी के अभियान में भाग लिया। वर्ष उन्होंने 1915 में प्रथम विश्व युद्ध के मध्य काबुल में भारत की अंतरिम सरकार बाग बाबर की स्थापना की। उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और भोपाल के उनके साथी क्रांतिकारी मौलाना बकरतुल्लाह इस अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने। स्वतंत्रता से एक वर्ष पहले राजा महेंद्र प्रताप सिंह आखिरकार भारत लौट आए और उन्होंने तुरंत ही महात्मा गांधी के साथ कार्य करना आरंभ किया। वह वर्ष 1957 में मथुरा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद भी बने थे। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। SCO सैन्य अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? तो आपको बता दें कि इसका आयोजन जो है रूस देश में हुआ। कहाँ? रूस देश में हुआ। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। SCO सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस देश में हुआ। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से। यह संघाई सहयोग संगठन के सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण है। संघाई सहयोग संगठन का वह संस्करण है, 6ठा संस्करण है। इसकी मेजबानी रूस कर रहा है। रूस के ऑरेनबर्ग क्षेत्र में 13 से 25 सितंबर 2021 तक आयोजित किया जा रहा है। क्या? SCO सैन्य अभ्यास। भारत ने पहली बार इस अभ्यास 2018 के 5वें संस्करण में भाग लिया था। भारत ने इसमें कब भाग लिया था? 2018 में पहली बार भाग लिया था। वर्ष 2021 में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के 200 जवान हिस्सा ले रहे हैं। कितने जवान? 200 जवान दोनों के हिस्सा ले रहे हैं। यह एक बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल और संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास है जो संघाई सहयोग संगठन SCO फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों के बीच सैन्य अभ्यास कूटनीति के एक हिस्से के रूप में द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है। SCO क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। SCO एक आर्थिक और सुरक्षा संगठन है। इसमें भारत एवं पाकिस्तान को वर्ष 2017 में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इसके संस्थापक सदस्यों में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि इंजीनियर्स डे जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष, और इस बार भी मनाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए जानते हैं डिटेल से। भारत के महान इंजीनियर एवं भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन होता है। कब? 15 सितंबर को। इसी दिन यानी 15 सितंबर 1860 को M विश्वेश्वरैया का जन्म मैसूर, कर्नाटक के कोलार जिले में हुआ था। इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इंजीनियर्स डे मनाते हैं। उनके जन्म के 108 साल 1968 में मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जन्मतिथि को अभियंता दिवस घोषित किया गया था। कब? 1968 में। देश भर में कई नदियों के बांध और पुल को कामयाब बनाने के पीछे विश्वेश्वरैया बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध, पुणे के खड़कवासला जलाशय में बांध और ग्वालियर में तिगरा बांध उनका महत्वपूर्ण है। हैदराबाद सिटी को बनाने का श्रेय भी डॉक्टर विश्वेश्वरैया को ही जाता है। समुद्र कटाव से विशाखापट्टनम बंदरगाह की सुरक्षा के लिए तकनीक विकसित करने में भी उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किनका? विश्वेश्वरैया को। तो जान चुके हैं। अब ये जानते हैं हम अगला 35वां प्रश्न। 35वां प्रश्न हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को। इस बार भी मनाया गया लोकतंत्र दिवस है। ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए। वर्ष 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? 2007 में। इससे पहले 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2008 में। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जा सकता है। पूरी दुनिया में दो तरह की लोकतंत्र प्रणाली है, एक संसदीय प्रणाली और दूसरा राष्ट्रपति शासन प्रणाली। तो भारत, कनाडा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में संसदीय शासन प्रणाली है, जहाँ पे प्रधानमंत्री हो, और जहाँ पे डायरेक्ट राष्ट्रपति हो वहाँ पे प्रधानमंत्री हो, तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन प्रणाली होता है, जैसे कि अमेरिका आपका। ठीक है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में सारे निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रणाली में राज्य का मुखिया तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है।
चलिए अगला प्रश्न 36वां प्रश्न अपना देख लेते हैं। 36 नंबर प्रश्न है हमारा, किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन लॉन्च किया है? तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने बाजरा मिशन हाल ही में लॉन्च किया है। आइए जानते हैं बाजरा मिशन के बारे में डिटेल से। डी नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राज्य को देश का बाजरा हब बनाने हेतु बाजरा मिशन लॉन्च किया है। बाजरा मिशन का उद्देश्य किसानों को मोटे अनाज की फसलों का सही मूल्य देना, इनपुट सहायता, खरीद व्यवस्था और प्रसंस्करण सुविधा प्रदान करना है ताकि किसानों को जो है लाभ मिल सके। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है अभी? तो भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल कौन है? तो अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है आपको? तो रायपुर है। ठीक है, इतना डिटेल काफ़ी आप लोगों के लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, किस देश के खिलाड़ी लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो आपको बता दें कि श्रीलंका के जाने माने बॉलर, फेमस बॉलर, फास्ट बॉलर लसित मलिंगा ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये जानते हैं डिटेल में। मलिंगा ने श्रीलंका के लिए कुल 226 एक दिवसीय, 84 टी20 अंतर्राष्ट्रीय और 30 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने क्रमशः 101, 338 और 107 विकेट प्राप्त किए हैं। 101 वनडे में 101, टी20 में 338 और टेस्ट मैच में 107 विकेट प्राप्त किए हैं। लसित मलिंगा इंडियन प्रीमियर लीग IPL में भी अनुभवी खिलाड़ी रह चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न 38वां प्रश्न कह रहा है, किस राज्य की विधानसभा ने विधेयक पास कर मंदिर की भूमि का अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट को एक संज्ञेय गैर जमानती अपराध घोषित करने का प्रावधान किया है? तो आपको बता दें कि तमिलनाडु राज्य ने ऐसा प्रावधान पास किया है कि जो भी मंदिर की भूमि होगी उस पर अतिक्रमण करता है तो एक गैर जमानती अपराध घोषित होगा। किसने? तमिलनाडु ने। आइए जानते हैं डिटेल में। तमिलनाडु धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1959 में संशोधन की मांग वाला यह विधेयक 13 सितंबर 2021 को विधानसभा में पारित किया गया। ठीक है, बिल के अनुसार कोई भी अदालत आयुक्त कमिश्नर से लिखित में शिकायत के अलावा किसी धार्मिक संस्था से संबंधित संपत्ति के गैर कानूनी कब्जे के अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, जबकि अभी तक राज्य में मंदिर की जमीन पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ केवल हिंदू धार्मिक एवं धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त को ही शिकायत करने का पात्र था। चलिए आइए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु के कौन है सीएम? तो MK स्टालिन है। राज्यपाल RN रवि हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस ओजोन लेयर डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें कि ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है और हर वर्ष मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों को ओजोन लेयर के बारे में जागरूक करना है। ओजोन परत, तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है। क्या एक गैस है? ओजोन लेयर में हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। ओजोन लेयर हमें सूरज से मिलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जो कि हानिकारक होती है, इससे हमें बचाती है। आइए जानते हैं ओजोन दिवस का इतिहास। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। कब घोषित हुआ? तो 1994 में। 16 सितंबर 1995 को पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया था। ठीक है, वर्ष 2021 के थीम क्या है? तो वर्ष 2021 की थीम है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैकेंस कूल, यह है 2021 की थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 40 अपना देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन ओलंपिक काउंसिल किसे बनाया गया है? तो आपको बता दें कि एशियाई ओलंपिक परिषद के कार्यकारी राजा रणधीर सिंह को बनाया गया है। किसे? राजा रणधीर सिंह को बनाया गया। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए जानते हैं डिटेल में। भारत खेल के प्रशासक रणधीर सिंह को एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अल फहद अल सबाह इस पद पर थे। इससे पहले शेख अहमद अल फहद अल सबाह इस पद पर थे, लेकिन उन्हें जिनेवा की अदालत में जालसाजी करने का दोषी पाए जाने के बाद पद से हटना पड़ा। किसे? शेख अहमद को। रणधीर सिंह
1991 से 2015 तक 24 साल तक OCA के महासचिव जनरल सेक्रेटरी बने रहे। आइए जानते हैं रणधीर सिंह के बारे में। 72 वर्ष के रणधीर सिंह निशानेबाज हैं, शूटर हैं। वह ओलंपिक में 5 बार भाग ले चुके हैं। इसके अलावा वह 1987 से 2022 तक भारतीय ओलंपिक संघ IOA के महासचिव भी रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 2001 से 2014 तक पूर्ण सदस्य बने रहने के बाद वह इसके मानद सदस्य बन गए। मार्च 2021 में रणधीर को OCA आम सभा ने 2022 हांगझोउ एशियाई खेलों की समन्वय समिति का चेयरमैन नियुक्त किया था। आइए जानते हैं अपना आज का अगला प्रश्न और 41 नंबर प्रश्न कह रहा है मालदीव में भारत का नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि मालदीव में भारत का नया उच्चायुक्त हाई कमिश्नर मुनु महावर को नियुक्त किया गया है। किसे? मुनु महावर को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। वरिष्ठ राजनयिक सीनियर डेवलपमेंट मुनु महावर को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 2021 को इस बारे में जानकारी दी है और मालदीव में भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर सिंह का स्थान लेंगे। वर्ष 1996 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी IFS महावर ओमान में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत हैं। आइए जानते हैं अगला प्रश्न। कह रहे ओमान में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? एम्बेसडर। तो आपको बता दें कि ओमान में भारत का राजदूत जो है नया नियुक्त अमित नारंग को नियुक्त किया गया है। किसे? अमित नारंग को। ठीक है, आइए जानते हैं थोड़ा सा डिटेल में। अमित नारंग वर्ष 2001 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी IFS हैं। अभी वह मंत्रालय में संयुक्त सचिव भी हैं। चलिए वीडियो में आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। ऐसे ही करंट अफेयर के वीडियो आप लोग को हर दिन अपने चैनल 7 बजे, 8 बजे और शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट ऐसे देखने को मिल जाएंगे आपके अपने चैनल खुरपाती ग्रुप पे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और रात में 8 बजे मॉक टेस्ट में आना ना भूलिएगा।